अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो, जो दुनिया का मालिक है नाम उसी का लिया करो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, इस्तक़बाल है, स्वागत है आपका वायरल न्यूज़ लाइव स्टूडियो जलगांव, महाराष्ट्र, इंडिया में। मैं आपका मेज़बान मुफ्ती मोहम्मद हारून नदवी। आइए प्यारे मुल्क भारत की बहुत ही ख़ास बड़ी 10 अहम ख़बरों पर नज़र डालते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं अपील करूँगा कि जो साथी नए हैं और अभी तक इस बेबाक सच्चे चैनल से जुड़े नहीं हैं, अगर आप चाहते हो कि आपको मुल्क भारत और पूरी दुनिया की सही और सच्ची खबरें देखने और सुनने को मिले, तो फिर आप इस चैनल से जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ नाज़रीन, हमारा ये एक प्राइवेट चैनल है और चैनल चलाने के लिए पूरी एक टीम काम करती है। इसलिए हम आपसे अपील करते हैं कि अगर आप चाहते हो कि ऐसे सच्चे बेबाक चैनल जो जुल्म और जालिमों के ख़िलाफ़ बोल रहे हैं, अगर आप चाहते हो कि ऐसे चैनल बाकी रहे, तो आप ऐसे चैनलों की फाइनेंशियल हेल्प ज़रूर कीजिए। आइए, इस वक्त पहली बड़ी खबर मेरी निगाहों के सामने आ रही है राजस्थान से, जयपुर से। जी हाँ, आप जानते हैं कि कुछ सालों पहले राजस्थान में पहलू खान नामी एक शख्स की बड़ी बेदर्दी से मॉब लिंचिंग की गई थी। मुल्क के भगवा आतंकवादियों ने पहलू खान को जिस अंदाज में मारा था, उस वक्त भी हमने सारी खबरें आप तक पहुंचाई थी। खैर, आइए अभी एक उम्मीद की नई किरण, एक अच्छी खबर सामने आ रही है कि पहलू खान मॉब लिंचिंग केस में इंसाफ के कुछ आसार, कुछ उम्मीदें, कुछ उम्मीद की नई किरणें नज़र आ रही है। राजस्थान हाई कोर्ट ने निचली अदालत से बरी किए गए मुल्ज़िमीन के खिलाफ वारंट जारी कर दिया। पहलू खान का उस वक़्त मुबैना गौरक्षकों की भीड़ ने पीट पीट कर कत्ल कर दिया था, जब वो अपनी गाड़ी में गायों को लेकर जा रहा था। राजस्थान हाई कोर्ट के जस्टिस पहलू खान के बेटों इरशाद और आरिफ की अर्जी को कबूल करते हुए जमानती वारंट जारी किया है। साथ ही अदालत ने पहलू खान के बेटों की अर्जी को राजस्थान हुकूमत की उस अपील के साथ भी जोड़ दिया जिसमें इस मामले में अलवर कोर्ट के हुक्म को चैलेंज पेश किया गया है। तो खैर, यह खबर आने के बाद ऐसा लग रहा है कि इंसाफ कहीं ना कहीं अभी जिंदा है। उम्मीद की नई करने पहलू खान मॉब लिंचिंग केस में इंसाफ के आसार नजर आ रहे हैं और निचली अदालत से जिन आतंकवादियों को बरी कर दिया गया था, उनके खिलाफ वारंट जारी कर दिया गया। नाज़रीन, इस वक्त बड़ी खबर आ रही है किसानों को लेकर। जी हाँ, आप जानते हैं कि करनाल में किस तरीके से किसानों पर लाठी चार्ज किया गया था और किस तरीके से उन पर जुल्म सितम ढाया गया था। वैसे तो आप देख रहे हैं कि पूरा 1 साल हो गया, मगर ये बेशरम बेगैरत हुकूमत किसानों से बात करने को तैयार नहीं है। मगर आपको बता दूं कि जिस तरीके से करनाल में मामला पेश आया था किसानों पर जुल्म और सितम का, तो अब किसानों ने करनाल में डेरा जमा दिया। स्क्रीन पर आप तस्वीर देखें किस तरीके से किसानों ने डेरा जमा दिया है। आईएएस आयुष सन्ना को मुअत्तल करने का मुतालबा किसान कर रहे हैं। हालांकि मुजाहिरीन पर पानी की बौछार की गई है। किसान दिल्ली बॉर्डर की तरह यहाँ भी मोर्चा लगाने की तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने इसके लिए टेंट मंगवाना भी शुरू कर दिया है। पुलिस ने काफ़ी मुस्तैदी दिखाई, लेकिन उनके बढ़ते कदमों को रोकने में पुलिस नाकाम रही। वहीं पर मैं आपको बताऊं कि किसानों की जानिब से, किसान तहरीक की जानिब से जो सुप्रीम कोर्ट में 3 काले अंग्रेज़ी कानून के ख़िलाफ़ जो किसानों ने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दाखिल की है, या जो भी कमेटी तश्कील दी गई थी, उस रिपोर्ट को आम करने के लिए CJI यानी सुप्रीम कोर्ट को बाकायदा किसान तहरीक ने ख़त लिखा है और मुतालबा किया है कि रिपोर्ट को आम किया जाए। और किसानों को लेकर ही एक बड़ी खबर आ रही है कि 9 महीने से आप जानते हैं कि सिंघू बॉर्डर पर किसान बैठे हुए हैं। अब कुछ लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी कि सिंघू बॉर्डर को खोला जाए, यानी गोया कि किसानों को उठाया जाए। मगर बड़ी खबर आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने दरखास्त सुनने से ही इनकार कर दिया। नाज़रीन, तीसरी बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से आ रही है। जी आप जानते हैं कि हुर्रियत लीडर सैयद अली गिलानी की तजहीज़ और तकफीन को लेकर काफ़ी आवाज़ें उठ रही है। महबूबा मुफ्ती का भी गुज़िश्ता कल मैंने आपको बयान सुनाया था और कश्मीर में काफ़ी
माहौल ख़राब है सैयद अली गिलानी की तजहीज़ और तकफीन को लेकर। लेकिन अब जम्मू कश्मीर पुलिस ने सैयद अली गिलानी की तजहीज़ और तकफीन का एक वीडियो जारी करते हुए ये बताने की कोशिश की है कि हमने शरई तकाज़ों का मुकम्मल तौर पर एहतराम के साथ सैयद अली गिलानी को दफन किया है। पुलिस की जानिब से बाकायदा तजहीज़ और तकफीन का एक वीडियो भी जारी किया गया। वहीं पर दूसरी बड़ी खबर श्रीनगर की आ रही है कि श्रीनगर के खानियार इलाके में भयानक आग लगी, जिसमें एक रिहायशी मकान, कई दुकानों के साथ साथ एक मस्जिद को भी नुकसान पहुंचने की खबरें आ रही है। नाज़रीन, रियासत महाराष्ट्र की एक बड़ी खबर इस वक्त ये भी आ रही है कि जिस तरीके से पिछले कुछ हफ्तों पहले इलाक़े कोकन में जो सैलाब की तबाही और बारिश का कहर हमने सब ने देखा, जमीयत उलमा ने करोड़ों रुपये वहाँ पर अल्लाह के बंदों की ज़ात और धर्म देखे बगैर सेवा की, मदद की। इस वक्त भी बड़ी खबर आ रही है कि इलाक़े कोकन के मुरुड़ तहसील में बादल फटने से गुज़िश्ता कल भी मौसलाधार बारिश हुई। घरों और दुकानों में पानी दाखिल होने से लोगों में एक बार फिर खौफ और हरास का माहौल बन गया। और यही नहीं, पहाड़ी और तोदे वगैरह, जो पहाड़ियों पर जो पत्थर वगैरह होते हैं, उसके भी धंसने के वाक़यात हो रहे हैं। अज़ानों का एहतमाम गुज़िश्ता कल लोगों ने किया। इस आफत को देखते हुए लोगों ने अल्लाह अकबर की सदाएँ बुलंद की। फसलों को भी काफ़ी नुकसान हुआ है। आमद और रफ्त का, ट्रैफिक का, रोड का सारा सिस्टम मुतासिर हो गया है। मुरूर समेत श्रीवर्धन और मसला में भी मौसलाधार बारिश से लोगों में एक खौफ का माहौल है। रत्नागिरी और रायगढ़ में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया। कोकन का पूरा इलाका, ऐसे ही वस्ती महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में भी शदीद बारिश की पेशेनगोई है। वहीं पर मैं आपको बता दूं कि जलगांव ज़िले के तहसील 40 गांव वगैरह में भी काफ़ी नुकसान हुआ है। और गुज़िश्ता कल की बारिश से हमारे अपने जलगांव ज़िले के जामनेर इलाके के देहात भी काफ़ी मुतासिर हुए हैं। नाज़रीन, इस वक्त उत्तर प्रदेश की एक बड़ी सियासी हलचल मचाने वाली खबर सामने आई है कि अतीक अहमद, जो बाहुबली और दबंग नेता के नाम से जाने जाते हैं, अतीक अहमद और उनकी अहलिया AIMIM में शामिल हो चुके हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने इस मौके पर यह कहा है कि कौन नहीं चाहता कि मुसलमान आगे बढ़ें। असदुद्दीन ओवैसी की मौजूदगी में साबिक़ रुकने पार्लियामेंट अतीक अहमद और उनकी अहलिया ने AIMIM पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली। AIMIM बिहार के बाद अब उत्तर प्रदेश में भी अपनी ताकत दिखाने के लिए तैयार है। पार्टी सरबराह असदुद्दीन ओवैसी 3 रोज़ा दौरे पर उत्तर प्रदेश पहुंचे हैं और इस दौरान वो कई अजला का दौरा भी करेंगे। मंगल के रोज़ साबिक़ रुकने पार्लियामेंट अतीक अहमद और उनकी बीवी शाइस्ता परवीन ओवैसी की मौजूदगी में AIMIM में शामिल हो गए। नाज़रीन, आइए इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश असम्बली में भी अब नमाज के लिए अलहदा कमरा देने का या बनाने का या एक मुतय्यन करने का मुतालबा समाजवादी पार्टी के रुकन असम्बली इरफान सोलंकी ने स्पीकर को ख़त लिख कर किया है। मैं आपको बता दूं कि अभी गुज़िश्ता कल अबू आसिम आज़मी साहब, जो समाजवादी पार्टी महाराष्ट्र के ज़िम्मेदार भी है, उनका भी एक वीडियो सामने आया है। उन्होंने कहा है कि जब हम दिल्ली जाते थे तो उस वक़्त भी हम वहाँ नमाज अदा करते थे और झारखंड में बाकायदा नमाज के लिए एक कमरे का एहतमाम किया गया है। तो ये अच्छी बात है क्योंकि ये मेरा देश, मेरा प्यारा मुल्क जो है मजहबी देश है और सबका ख्याल यहाँ पर रखा जाता आ रहा है। तो अभी भी अगर कोई नमाज के लिए, क्योंकि नमाज एक मुसलमान के लिए ज़रूरी है, फ़र्ज़ है, बग़ैर नमाज के वो अगर वो नमाज छोड़ दे तो मुसलमान नहीं रह सकता। तो अगर जैसे असम्बली चलती है तो ज़ोहर का वक्त आ गया, असर का वक्त आ गया, मगरिब का वक्त आ गया, तो 5 मिनट के लिए अगर वो नमाज़ पढ़ने के लिए बाहर कहीं जाएंगे तो जाहिर बात है कि मुश्किल मसला पेश आएगा और मुसलमान बग़ैर नमाज के नहीं रह सकता। एक ये धार्मिक उस पर फ़र्ज़ है। तो अब समाजवादी पार्टी के रुकने असम्बली इरफान सोलंकी की आवाज़ उठाने के बाद जाहिर बात है कि कोई तो मुद्दा चाहिए। तो बीजेपी के पेट में काफ़ी तकलीफ़ हो रही है। झारखंड में इजाज़त मिल चुकी है और असम्बली में या
किसी जगह पर नमाज के लिए बाकायदा एक कमरा खास किया गया है, तो ऐसे ही उत्तर प्रदेश में भी अब नमाज के लिए असम्बली में, यूपी असम्बली में एक अलहदा कमरे का मुतालबा किया गया और स्पीकर को ख़त लिखा गया। तब इस पर भी एक नई सियासत शुरू हो गई है और अभी तो फ़िलहाल उत्तर प्रदेश को ऐसे मुद्दे ही चाहिए। तो हम भी ये कहेंगे कि ये हमारा धार्मिक देश है और हर एक को अपने मज़हब पर अमल करने की आज़ादी है। तो अगर किसी के लिए कोई चीज़ धार्मिक एतबार से फ़र्ज़ है, ज़रूरी है, तो उसको इजाज़त मिलनी चाहिए, वो चाहे वो किसी भी धर्म का हो। और अक्सर ये देखा गया है कि अक्सर जितने भी मुस्लिम अरकान असम्बली है, विधायक है या मेंबरान पार्लियामेंट है, उनको असम्बली छोड़कर कई बार नमाज़ पढ़ने के लिए बाहर जाना पड़ता है। तो जाहिर बात है कि जो असल मुद्दे हैं वो रह जाते हैं। तो इसलिए अब लोग कह रहे हैं कि एक अलग से अगर जगह तय कर दी जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, इसमें किसी का कोई नुकसान है, मगर गंदे लोगों को सिर्फ मौका चाहिए गंदी सियासत करने का। नाज़रीन, इस वक्त बड़ी खबर आ रही है मुंबई से। हमारे रिपोर्टर जमीयत उलमा से मुफ्ती अबू अयूब ने बताया, आप जानते हैं कि जमीयत उलमा अरशद मदनी की टीम बड़े पैमाने पर कोल्हापुर, मीरठ, सांगली, सतारा और ख़ास तौर से इलाक़े कोकन, जहां पिछले महीने में सैलाब से काफ़ी तबाही मची, इस वक्त वहां पर जमीयत उलमा अरशद मदनी बड़े पैमाने पर काम कर रही है। तो अभी खबर वहां से आई है, मौलाना हलीमुल्लाह कासमी ने, जो जनरल सेक्रेटरी महाराष्ट्र अरशद मदनी जमीयत के, उन्होंने कहा है कि पहले मरहले में महाड़ में 59 घर और चिपलून में, यानी इलाके कोकन, महाड़ और चिपलून में 32 मकानात की तामीर और मरम्मत का काम शुरू किया जा रहा है। महाड़ में 20 लाख और चिपलून में 22 लाख रुपए नकद अइम्मा व उलमाए किराम और दीगर मुतअस्सरीन में तकसीम भी किए गए। जी हाँ, इसी तरीके से जमीयत उलमा अरशद मदनी ने लाखों रुपये इलाके के हिंदू भाइयों में भी वहाँ पर तकसीम किया। और एक और ख़बर जमीयत उलमा ही से मुताल्लिक़ आ रही है। आप जानते हैं कि जमीयत उलमा बेकसूरों की रिहाई के लिए करोड़ों रुपये खर्च करती है। गेटवे ऑफ इंडिया बम धमाका मामले को लेकर गुज़िश्ता कल मैंने खबर बताई थी कि 7 सितंबर को समाअत होगी, लेकिन गुलजार आज़मी साहब, जो जमीयत के लीगल सेल के चीफ इंचार्ज है, उन्होंने बताया है कि गेटवे ऑफ इंडिया बम धमाका मामले में वक्त की कमी की वजह से सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में गुज़िश्ता कल समाअत नहीं हो सकी, सुनवाई नहीं हो सकी, अगले चंद अय्याम में समाअत हो सकती है। आइए नाज़रीन, बड़ी खबर इस वक्त कोरोना की तीसरी लहर को लेकर आ रही है। जी हाँ, 2 लहरें तो ख़त्म हो गई और अब तीसरी लहर की खबरें आ रही है कि वो महाराष्ट्र में पहुंच गई है। महाराष्ट्र के नागपुर में तीसरी लहर पहुंच गई है। वजीर नितिन राउत ने कहा कि जल्द होगा पाबंदियों का ऐलान। वहीं पर मुंबई से भी खबरें आ रही है कि कोरोना मरीजों में मुंबई में भी इजाफा देखा जा रहा है। मुंबई में भी दोबारा लॉकडाउन हो सकता है। मुंबई में मुमकिना तीसरी लहर के खतरे पर गौर करते हुए लॉकडाउन का कवी इम्कान है। वहीं पर मैं आपको बताऊं कि बड़ी खबर तीसरी लहर को लेकर ये भी आ रही है। मुल्क के मुमताज़ माहिर वायरस डॉक्टर गंगदीप ने दावा किया है कि तीसरी लहर के दौरान किसी भी नई वेरिएंट्स का खतरा नहीं है, लेकिन महाराष्ट्र में, नागपुर में, मुंबई में तीसरी लहर आ चुकी है। तो मुझे ये भी याद आ रहा है कि अब ये भी हम कहने पर मजबूर हो गए कि शायद उत्तर प्रदेश में अभी तीसरी लहर नहीं आएगी, क्योंकि वहाँ पर इलेक्शन है और जहाँ इलेक्शन होता है खुद मोदी जी वहाँ पर पहुँचते, अमित शाह वहाँ पर पहुँचते और ख़ुद वहाँ पर योगी जी मौजूद है। बंगाल में इलेक्शन था, वहाँ पर कोई कोरोना नहीं था। जहाँ जहाँ इलेक्शन है, कोरोना इलेक्शन से बहुत डरता है और बड़े बड़े नेताओं से बहुत डरता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि महाराष्ट्र में आ गई, लेकिन शायद उत्तर प्रदेश में नहीं आएगी, क्योंकि जल्दी ही वहाँ पर इलेक्शन होने वाला है। आइए नाज़रीन, 9वीं बड़ी खबर इस वक्त मेरी निगाहों के सामने आ रही है। जी हाँ, आप देख रहे हैं कि मुल्क की तकरीबन जितनी गवर्नमेंट की प्रॉपर्टियाँ थी वो बिक चुकी है। अब कितनी बाकी है ये भी शायद मोदी जी को ही मालूम होगा, लेकिन अब अजय माकन का बड़ा बयान आया है। मरकज़ की नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन स्कीम पर सवालिया निशान लगाते हुए अब अपोजिशन मोदी और मोदी सरकार पर हमला करते हुए नज़र आ रही है, क्योंकि अब रेलवे बिक गई, प्लेटफॉर्म बिक
गए, पटरियाँ बिक गई, ट्रेनें बिक गए और एयरपोर्ट बिक गए हैं। तो अब लोग कह रहे हैं कि जनाब मोदी हुकूमत ने पब्लिक प्रॉपर्टी का बिल्कुल मेगा सेल लगा रखा है। अगर अडानी और अंबानी से बड़ा कोई ख़रीदार होगा मुल्क को खरीदने वाला तो वो खरीद सकता है। तो अब जाहिर बात है कि अजय माकन का बयान आया है, उन्होंने कहा है कि ये सब कुछ खुफिया तरीके से, कॉन्फिडेंशियल तरीके से, खामोशी में हो रहा है। हुकूमत की नीयत पर सवालिया निशान अब लग रहा है, लेकिन आम जनता को इसलिए पता नहीं चल रहा है कि गोद में बैठी हुई रखेल मीडिया, जिसे गोदी मीडिया कहा जाता है, वो इन तमाम चीज़ों को जनता को नहीं दिखा रही है। इसलिए अजय माकन ने कहा है कि ये सब कुछ खुफिया तरीके से हो रहा है। और अब लोग ये भी कह रहे हैं कि अगर ज़्यादा आम हो जाएगा, चर्चा हो जाएगा, तो फिर तीसरी लहर को बड़ी ज़ोरों शोर से ला दिया जाएगा ताकि ध्यान पूरा उसी तरफ चला जाए। लेकिन इतना तो है कि धीरे धीरे आप भी बिक सकते हैं। आइए नाज़रीन, आखिरी बड़ी खबर इस वक्त मेरी निगाहों के सामने आ रही है मुंबई से। जी हाँ, आप जानते हैं कि रज़ा एकेडमी और उलमाए अहले सुन्नत की जानिब से एक कोशिश की जा रही है, प्रकाश अंबेडकर वगैरह ऐसे तमाम लोगों को साथ लेकर के प्यारे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिस तरीके से कभी मुल्क के हिंदुत्व आतंकवादी शैतानों की तरफ से बेइज्जती की जाती है, तौहीन की जाती है, और फिर मुल्क में मुसलमान जज्बाती होकर गलत कदम उठाता है और फिर मुसलमानों को ही मारा जाता है, पीटा जाता है, जेल के सलाखों में ठूंसा जाता है। लेकिन मुल्क में एक आतंकवादी टोला है जो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में तौहीन करके मुल्क के माहौल और अमन को ख़राब करने की कोशिशें करता है। इसलिए कोशिश की जा रही है कि तहफ़्फ़ुज़े नामूसे रिसालत बिल पास किया जाए, ताकि अगर कोई भी प्यारे नबी के शान में गुस्ताखी करे तो उस पर सख्त कार्रवाई हो। खैर, अभी एक खबर और आ रही है, अलहाज सईद नूरी साहब रज़ा एकेडमी का एक बयान आया है कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखी किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं करेंगे। वहीं पर उलमाए अहले सुन्नत ने यह भी ऐलान किया है कि फितने कादियानियत को हम मुल्क में पनपने नहीं देंगे। और आप जानते हैं कि फितने कादियानियत को सबसे बड़ा अहम पहलू जो लेकर चलते हैं, वो कहते हैं कि नबूवत ख़त्म नहीं हुई है, जबकि उलमाए अहले सुन्नत का हमारा अक़ीदा है कि हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी है, ख़ातमुन नबीन है। आपके बाद अब कोई नबी क़यामत तक नहीं आएगा। इसलिए फितने कादियानियत को भी मुल्क में पनपने नहीं दिया जाना चाहिए।